हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं ऊष्मा और ताप का अगला भाग, जिसमें हम लोगों ने पहले भाग में ऊष्मा का प्रभाव, तो ऊष्मा का प्रभाव आपने देखा। ऊष्मा के प्रभाव के अंतर्गत ताप में वृद्धि हम लोगों ने देख चुका है। ऊष्मीय प्रसार किस प्रकार से होता है, ठोसों में, द्रवों में और गैस में, ये हम लोगों ने देखा। आज हम देखेंगे भौतिक अवस्था में परिवर्तन। तो ऊष्मा देने पर किस प्रकार से किसी पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। आइए उसको अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन, तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। तो एक तो आप सामान्य जान रहे हैं, ठोस है। ठोस यहाँ पास हम लोगों ने बर्फ लिया हुआ है, ठीक है। बर्फ को जैसे ही हम ऊष्मा देते हैं तो वो किस में, द्रव में परिवर्तित हो जाता है और द्रव को ऊष्मा देने पर वो बन जाता है गैस, है ना। जैसे ही ऊष्मा देते हैं हम बर्फ को, तो बर्फ जो है क्या बन जाता है, द्रव बन जाता है और द्रव को जो है ऊष्मा देने पर वो बन जाता है गैस। अब आइए इसको समझते हैं किस प्रकार से होता है ये। तो बर्फ से द्रव बनने की क्रिया को जो है हम गलन कहते हैं। गलना, है ना, क्या कहा जाता है, गलन कहा जाता है। समझेंगे इस बात को। उसी प्रकार से द्रव से गैस बनने की जो क्रिया होती है उसको कहा जाता है वाष्पन। वाष्पन मतलब वाष्प बनना, क्या कहा जाता है, वाष्पन, ठीक है। इंग्लिश में इसी को कहते हैं इवोपोरेशन, ठीक। अब गैस से हम लोगों ने देखा, गैस से फिर से द्रव बनने की क्रिया को कंडेंसेशन कहा जाता है। किससे, गैस से फिर से द्रव बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। हिंदी में उसी को कहते हैं संघनन। संघनन, इस चीज को जो है समझेंगे। उसी प्रकार से अगर कोई बर्फ तो नहीं होता, परंतु कोई गैस है वो डायरेक्ट अपने ठोस अवस्था में आ जा रहा है, तो उसको कहा जाता है सब्लिमेशन। क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन इंग्लिश में, परंतु हिंदी में कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन, हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो ये किस में होता है, कपूर में होता है, ठीक है। तो हमको समझना यह है दोस्तों, किस प्रकार से किसी ठोस को अगर हम ऊष्मा देते हैं तो वो द्रव अवस्था में आ जाता है और द्रव को ऊष्मा देने पर जो है वो वाष्प अवस्था में आ जाता है। मतलब ऊष्मा देने पर उसके अवस्था में परिवर्तन होते रहता है। उसी प्रकार से अगर कोई द्रव है तो द्रव का फिर से क्या चीज बनना, ठोस बनना, तो वो कहलाता है फ्रीजिंग या हिमकरण, उसको हिंदी में कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो ठोस है ना, ठोस, तो 0 डिग्री में अगर कोई बर्फ है, वो 0 डिग्री जैसे है, तो उसमें ठोस अवस्था में भी रह सकता है और द्रव अवस्था, दोनों अवस्था में रह सकता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर है गुप्त ऊष्मा छुपी हुई है। और उसी प्रकार से एक द्रव है, वो 100 डिग्री सेल्सियस, जैसे जल जो है ना, जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव के रूप में भी रह सकता है और गैस के रूप में भी रह सकता है। तो ये किस प्रकार से रह सकता है, आइए इसको बारीकी से एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, यहां पास मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है ऊष्मा और ताप के बीच में। तो जैसे ठोस है, मान के चले यहां पास हम बर्फ को ही ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठोस। अब ठोस को जैसे आप एक मान, ये देखिए यहां पास मैंने बर्फ भर के रख दिया है और अगर आप इसमें एक थर्मामीटर फिट करके देख रहे हैं, ठीक है, थर्मामीटर लगा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, समझते हैं इसको। तो क्या होता है, जैसे जैसे आप ऊष्मा देना चालू करोगे तो ये जो ठोस जो बर्फ है, एक समय तक उसका तापमान क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। 0 डिग्री से एक क्या होते जाएगा, तापमान जो है बढ़ते जाएगा। और तापमान बढ़ने के बाद एक स्थिति ऐसा आएगा, एक तापमान ऐसा आएगा जहां पास वो क्या हो जाएगा, उसका तापमान बढ़ना जो है रुक जाएगा दोस्तों। वो स्थिति ये वाला है, यहां से यहां तक आपको दिख रहा होगा, है ना। तो क्या हो जा रहा है, उस जगह तापमान बढ़ना क्यों रुक जा रहा है, असल में तापमान बढ़ना इस वजह से रुक जा रहा है दोस्तों,
उस जगह ऊष्मा का उपयोग उस पदार्थ के अवस्था को परिवर्तन करने में लग रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से फिर से देखते हैं द्रव को, फिर आप थोड़ा देते गए ऊष्मा, फिर उसका ताप बढ़ना चालू हुआ। इस जगह आपको दिखाई दे रहा होगा ताप बढ़ना फिर चालू हो जा रहा है ना। ये द्रव को ऊष्मा देने पर देख पा रहे होंगे। फिर एक द्रव अवस्था इस जगह जैसे पॉइंट आया, जो भी यहां पास ताप रहे, उस ताप में पहुंचने के बाद फिर से जो है आपने देखा कि वहां पास तापमान बढ़ना थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए फिर रुक गया। इस जगह भी द्रव का गैस में परिवर्तन, वो ऊष्मा का उपयोग क्या हो रहा है, आप तापमान बढ़ाने में उसका उपयोग नहीं कर रहा है, उस जगह द्रव का गैस के रूप में परिवर्तन करने में उस ऊष्मा का उपयोग हो रहा है। और यही कहलाता है दोस्तों गुप्त ऊष्मा, जिस ऊष्मा को हम ताप में नहीं माप पा रहे हैं। तो गुप्त ऊष्मा क्या होगा? गुप्त ऊष्मा जो होता है किसी पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोगी ऊष्मा। ठीक है, किसी पदार्थ का अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोगी ऊष्मा क्या कहलाता है? गुप्त ऊष्मा कहलाता है दोस्तों। ठीक है, क्या कहलाता है? गुप्त ऊष्मा। आइए इसको समझते हैं। गुप्त ऊष्मा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक गुप्त ऊष्मा होता है जिसको हम लोग गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये एग्जाम में बहुत आते रहता है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या बताया जा रहा है, गलन की गुप्त ऊष्मा जब एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को ऊष्मा देने पर, एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को ऊष्मा देने पर क्या होगा? ऊष्मा देने पर वह ठोस अवस्था से, वह ठोस अवस्था से, यह परिभाषा है एक विज्ञान की भाषा में, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? बदल जाता है। तब इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बदल जाता है तब क्या कहलाता है? तब इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा, इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसी को जो है लेटेंट हीट भी कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट भी कहते हैं इंग्लिश में, लेटेंट हीट। ठीक है, और गलन की गुप्त ऊष्मा को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। आप कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, इस वजह से मैं इंग्लिश का भी शब्द जो है आपको याद रहना चाहिए, इस वजह से मैं बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर के देखिए, गुप्त ऊष्मा को एल से, लेटेंट हीट वजह से एल से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप समझेंगे। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है कैलोरी पर ग्राम, या फिर इसी को अगर हम किलो कैलोरी में करते हैं, किसमें? किलो कैलोरी में, तो वहां पास क्या हो जाएगा? उस जगह हो जाएगा किलोग्राम। देखिए इस जगह कैलोरी में किए तो ग्राम में है, किलो कैलोरी में कर रहे हैं तो किलोग्राम में है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितने की आवश्यकता होती है? 80 किलो कैलोरी। ठीक है, बर्फ का ये निश्चित है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80
किलो कैलोरी, ऐसा लिख सकते हैं 80 किलो कैलोरी किलोग्राम, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सी है, ठीक है। 80 किलो कैलोरी किलोग्राम होता है। अर्थात इसको हम समझते हैं बारीकी से, अर्थात क्या होगा, अर्थात 0 डिग्री ताप पर, अर्थात 0 डिग्री ताप पर 1 किलोग्राम बर्फ को 0 डिग्री के ही, 0 डिग्री के ही क्या चीज, 1 किलोग्राम जल में, जल में बदलने के लिए, जल में बदलने के लिए 80 किलो कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 80 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यदि किसी पदार्थ की, समझेंगे इस बात को, यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान मान के चलिए m है, क्या है, m है, और गुप्त ऊष्मा L है ना, L है, तो उस जगह एक निश्चित ताप पर पदार्थ द्वारा दी गई या ली गई ऊष्मा, एक निश्चित ताप पर, क्या है, निश्चित ताप पर दी गई या ली गई ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मा को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, ml, इसके बराबर होगी। तो द्रव से ठोस में बदलने के लिए समान मात्रा की ऊष्मा पदार्थ से ली जाती है। तो द्रव से अगर किसमें, ठोस में बदला जा रहा है, ठीक है, या ठोस से क्या, किसमें, द्रव में बदला जा रहा है, तो द्रव से ठोस में बदलने पर ऊष्मा लिया जाता है। उसी प्रकार से ठोस से द्रव में बदलने पर ऊष्मा क्या किया जाता है, दिया जाता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। अब आइए देखते हैं वाष्पन की, जैसे गलन की होती है ना, वैसी ही होता है दोस्तों वाष्पन की, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, इंग्लिश में इसको कहा जाता है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इंग्लिश में इसको कहा जाता है। तो ये क्या होता है, एकांक द्रव्यमान के द्रव को उसके क्वथनांक पर पूरी तरह गैस में परिवर्तित करने के लिए लगने वाली ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, और इस गुप्त ऊष्मा को भी एल से ही प्रदर्शित करते हैं। और वाष्प से द्रव में बदलने के लिए भी समान मात्रा में ऊष्मा पदार्थ में से ली जाती है। देखिए क्या कहा जाता है, इस प्रकार से ये वीडियो आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो इसे जो है आप लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो में बने रहने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।